Hey everyone, this is Chandni Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश मीडियम का करिकुलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो कि सब कुछ प्रेजेंट है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, देन डेफिनेटली इन सबको इजीली एक्सेस या करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए सारे जो भी वीडियोस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन्हें प्रॉपरली अरेंज करके आपको दिया जाता है ताकि आप सिर्फ क्लिक करके वीडियोस तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। तो वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, वीडियोस को कैसे एक्सेस करते हैं, सब कुछ बताऊंगी, बट कब, इस वीडियो के एंड में। बट अब हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, हम फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के रूप में पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में थर्ड चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म किया है। जो भी 2 स्टोरीज थी, 2 पोम्स थी, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बट अब बारी आती है अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब एन फ्रैंक का नाम तो ज़रूर सुना होना चाहिए, और अगर नहीं सुना है तो डेफिनेटली आज के बाद आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही कम उम्र में, डेफिनेटली शी डाइड, ठीक है, बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। दूसरी बात, इन्होंने जो डायरी लिखी थी वो इनके चले जाने के बाद यानी इनकी डेथ के बाद इनके फादर ने पब्लिश कराई थी, और ये डायरी बहुत 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 ज़्यादा फेमस हुई थी और इसकी n नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो सेल आउट हुई थी। तो ये जो डायरी है इट्स डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर एन फ्रैंक ने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बट उसमें से एक कहानी जो है जो उनकी स्कूल से रिलेटेड है उसके बारे में आपके चैप्टर में दिया गया है। एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, क्लेवर लड़की हैं, और ये प्रूफ होगा आपको आज के वीडियो में। साथ ही साथ इन्हें बात करना बहुत पसंद है, बट इनके पास कोई ऐसा रियल फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो अपनी सारी बातें वो एक डायरी में लिखती हैं जिसका नाम रखती हैं वो किटी। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। हम इनके परिवार के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे कि कैसे ये एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद थी, अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, कैसे इनकी डेथ हो गई, और जो इनका पूरा एक्सपीरियंस है स्कूल टाइम के इनके मैथ्स टीचर से रिलेटेड, वो भी ये शेयर करने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है बट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को पहले से ही ध्यान से समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सो आपकी बुक में दिया हुआ है बिफोर यू रीड पार्ट, जिससे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एज सच, बट मुझे लगता है ये पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसे जानेंगे तो डेफिनेटली आपका ज्ञान ही बढ़ने वाला है। सो एन फ्रैंक का पूरा नाम दिया हुआ है आपको, विच इज एनलीज मैरी एन फ्रैंक, यानी एनलीज मैरी फ्रैंक, जिन्हें एन फ्रैंक बोला जाता है। इनका बर्थ हुआ है 12 जून 1929 को, एंड समवेयर फरवरी या मार्च के बीच 1945 में इनकी डेथ हो गई। ऑब्वियसली ये घर में नहीं थे, ये हाइड कर रहे थे ना, लाइक प्लेस जहाँ से ये बच रहे थे अटैक से, और क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली कोई ट्रैक नहीं रख रहा था कि कब इनकी डेथ हो गई, इसीलिए फरवरी या मार्च के आसपास इनकी डेथ हुई है। सो 1929 द ईयर ऑफ बर्थ, 1945 शी डाइड। तो कितनी छोटी उम्र में इनकी डेथ हुई है आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो। वॉज अ जर्मन बॉर्न, यानी जर्मनी में इनका बर्थ हुआ था, जूइश गर्ल, ये यहूदी लड़की हैं, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, यानी कि नीदरलैंड्स की तरफ पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहाँ पर ये जो है जो कि जर्मनी बॉर्न जूइश गर्ल हैं एन फ्रैंक, अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. क्यों एम्स्टरडैम चले गए ये? क्योंकि नाजीज का पार बढ़ गया था जर्मनी में, तो वहाँ वैसे ही इनके लिए खतरा था, तो इसीलिए इनकी पूरी फैमिली एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई। बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, बट डेफिनेटली ये वहाँ पर फंस गए क्योंकि नीदरलैंड्स तक भी नाजी का पार बढ़ गया था, तो वहाँ पर अपने आप को सेव नहीं कर पाए, वो वहाँ पर भी वो ट्रैप हो गए। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जैसे जैसे persecutions यानी अत्याचार बढ़ता रहा जूइश लोगों के खिलाफ, तो इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अब छुप जाते हैं,
क्योंकि जब तक ये दिखेंगे नहीं तो इन पे अत्याचार नहीं होगा। तो इन लोगों ने जुलाई 1942 में ये डिसीजन लिया कि ये लोग छुप जाएंगे, हाइड करेंगे। कहाँ छुपेंगे भाई? एन फ्रैंक के पापा हैं, पिताजी हैं ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में कुछ गुप्त कमरे हैं, ठीक है, वहां पर ये लोग छुप गए ताकि ये लोग पकड़ में ना आए, जो भी अटैक हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है उनके हाथों में। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से वर्ड्स देख लेते हैं। जूइश और परसिक्यूशंस, जूइश पीपल फॉलोइंग जुडाइज्म रिलीजन यानी यहूदी लोग, और परसिक्यूशंस यानी इल ट्रीटमेंट, अत्याचार, बहुत बुरा व्यवहार, अत्याचार, उसे परसिक्यूशन कहते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। सो एनालिस मैरी एंड फ्रैंक, ये इनका नाम है। 12 जून 1929 और फरवरी मार्च 1945 तक का टाइम है, यानी कि 1929 में इनका बर्थ हुआ है 2 जून को, और फरवरी या मार्च यानी फरवरी या मार्च के बीच 1945 में इनकी डेथ हो गई। एक जर्मन मूल की यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड में जर्मन कब्जे के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपकर लिखा था। ये जो भी राइटिंग्स थी ना वो सब वहां पे लिख रही थी। जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था, लेकिन जब नाजी कब्जे ने नीदरलैंड में विस्तार किया तो वे फंस गए थे। तो वो मूव करने की सोच रहे थे जब जर्मनी में पूरा एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया था नाजीज ने, बट जैसे ही नीदरलैंड तक भी इनका पार पहुंचा तो ये फंस गए थे। जैसे जैसे यहूदी आबादी के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता गया, यानी अत्याचार बढ़ता गया, परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन में गुप्त कमरों में छिप गया। पूरा परिवार जो है एन फ्रैंक का, उनके पिताजी ऑटो फ्रैंक के ऑफिस यानी कार्यालय में जो भी गुप्त कमरे थे वहां पर जाकर छुप गया। इतना बुरा टाइम था उस वक्त, और फिर भी वो अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब वो डायरी में ही लिखती है, और लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस वहां से ही पता चले कि क्या क्या हुआ था। क्लियर? ओके। After 2 years in hiding, 2 साल तक वो वहां छुपे रहे, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. तो 2 साल तक ये लोग छुपे हुए थे। उसके बाद इनका जो ग्रुप है उसे डेफिनेटली धोखा मिला, और इन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी कि बंदियों को जहां पर रखा जाता है वहां पर ले जाया गया, जहां पर एन की जो डेथ है वो एक बीमारी जो कि है टाइफस, उसकी वजह से हो गई। और विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, यानी पहले मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक की बड़ी बहन। तो मार्गरेट फ्रैंक की पहले डेथ हुई है और कुछ ही दिनों में फिर एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। और पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही पर्सन था जो जीवित था, वो जब वॉर खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भी जीवित रहे, और वो कौन थे? एन फ्रैंक के पिताजी। और वो गए कहां पर? Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved। और वो यही देखना चाहते थे कि एन फ्रैंक की डायरी जो है वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। क्योंकि जैसे वो डायरी पढ़ते हैं उनको समझ जाता है कि ये कुछ हटके है, ये कुछ यूनिक है, और इसीलिए फिर वो डिसीजन लेते हैं कि वो इसे इस नाम जो कि है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराएंगे। और आई थिंक उन्होंने एक बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया था, क्योंकि इस तरीके से लोगों को पता चला कि क्या क्या हुआ था उस वक्त, एन फ्रैंक की क्या सोच थी। तो फिर ये डायरी बहुत बिकी थी, एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ लाइक द मोस्ट रेड डायरी। क्लियर? सो इस तरीके से उनको ले जाया गया। टाइफस से दोनों की डेथ हो गई, मार्गरेट फ्रैंक की पहले, जिनकी बड़ी सिस्टर है, फिर एन फ्रैंक की, और इनके पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही पर्सन था जो सरवाइव कर पाया, वो थे इनके पिताजी ऑटो फ्रैंक। और जब पूरा वॉर खत्म हो गया, सिचुएशन ठीक हुई थोड़ी, एम्स्टर्डम गए डायरी देखने की वो सेफ है कि नहीं, उनको लगा कि ये डायरी यूनिक रिकॉर्ड है और उसको फिर पब्लिश कराने का डिसीजन लिया। क्लियर? ओके, चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। सो अ प्लेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डेलिबरेटली इम्प्रिजन्ड इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, यानी ऐसी जगह जहां पर लोगों को जानबूझ के एक जेल टाइप का बनाकर वहां रखा जाता है, जिसे आप बंदी शिविर के नाम से जान सकते हो। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोगों को उन पे इल ट्रीटमेंट करने के लिए, अत्याचार करने के लिए उन्हें वहां पर रख दिया जाता है। That is what is concentration camp. टाइफस क्या है? एक बीमारी है, विच इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक संक्रामक रोग है, और जो कि हो गया था किसको? एन फ्रैंक को। बर्गन बेल्सन क्या है? एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम है। ठीक है, सो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक नाजी बंदी शिविर, तो वहां पर इनको रखा गया, एंड वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी एन फ्रैंक की। क्लियर? चलिए अब इसी को हिंदी में देखेंगे, बट पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप देख लो कैसा दिखता है। ऐसी जगह होती है जहां पर सारे लोगों को ऐसे कैदी बनाकर रखा जाता है।
इस तरीके का ट्रीटमेंट होता था पहले, जहां पर एन फ्रैंक भी एक बंदी बनकर रह रही थी अपने परिवार के साथ। 2 साल तक छिपने के बाद समूह को धोखा दिया गया और बंदी शिविर में ले जाया गया, जहां एन की बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद बर्गन बेल्सन में टाइफस से मृत्यु हो गई। जहां एन की मृत्यु जो है अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के बाद, यानी पहले मार्गरेट फ्रैंक की डेथ हुई है, फिर उनकी बहन एन फ्रैंक की हुई है। उनके पिता ऑटो समूह के एकमात्र बचे हुए सदस्य युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौट आए, यह पता लगाने के लिए कि उनकी बेटी की डायरी सुरक्षित है। यह मानते हुए कि यह एक अनूठा रिकॉर्ड है, उन्होंने इसे अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करने की कोशिश की, प्रकाशित यानी पब्लिश कराने की। और इस तरीके से उनके जो पापा हैं ऑटो फ्रैंक, एक लौते सर्वाइवर, उन्होंने अपनी बेटी की डायरी पब्लिश कराई और इसीलिए हमें पढ़ने को मिल रहा है। समझ आ गया? चलो। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th of June 1942 until its final entry of 1st of August 1944. तो ये जो डायरी है वो एन फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पे, जब ये 13 साल की थी, तब मिला था एज अ गिफ्ट। और इस पर्टिकुलर डायरी में सारी चीजें एक क्रॉनिकल्स यानी कि पूरा इतिहास लिखा हुआ है, कब से 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक। तो पहली एंट्री 12 जून को हुई है 1942 में, और आखिरी एंट्री जो है वो 1 अगस्त 1944 में देखी जा सकती है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, तो एन फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखा है इसको, और फिर इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि ये जो पर्टिकुलर डायरी है इसे बहुत बहुत पढ़ा गया था, n नंबर ऑफ कॉपीज वाज सोल्ड, तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में से एक है। क्या? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, yeah, from the diary नहीं, the diary of the young girl. Clear? There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. तो सिर्फ बुक के फॉर्म में नहीं पढ़ा है, बल्कि इस पे कई चीजें बनाई गई हैं, कई मूवीज बनी हैं इस डायरी पे बेस्ड, कई टेलीविजन बने हुए हैं, देन थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हैं यानी टेलीविजन शोज, थिएटर प्रोडक्शंस, देन ओपेरा, सब कुछ बना हुआ है इस पर्टिकुलर डायरी एंट्री पे जो कि एन फ्रैंक ने की थी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो ये जो पर्टिकुलर डायरी राइटिंग है ना, एन फ्रैंक इतनी छोटी हैं बट उनका ना दिमाग बहुत तेज चलता है, शी इज़ वेरी क्लेवर, और उस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी राइटिंग्स लिखी हुई हैं इस डायरी में, और वो आपको पता चलता है कि कैसे एक बहुत ही क्लोज तरीके से जो एग्जामिनेशन यानी एनालिसिस होता है ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि भाई इनको एज अ बंदी बना के रखा गया था, एज पूरी तरीके से उनको एक प्रिजन टाइप के माहौल में रखा गया था, तो कैसे हर एक दिन की लाइफ होती थी वो सब इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है अपनी डायरी में, और वही पढ़ने को आपको मिलता है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो हॉलोकास्ट क्या है? ये पर्टिकुलर जो भी ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था, जो इस पूरी तरीके से जो अत्याचार हो रहे थे, उनमें से जितने भी लोग थे ना, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली यानी कि एवरीबडी नोज अबाउट हर, और वो कौन है? एन फ्रैंक, क्योंकि उन्होंने डायरी में सब कुछ मेंशन किया है। तो इतने सारे विक्टिम्स थे बट उनमें से सबसे ज़्यादा जो जिनको जाना जाता है हर जगह वो है एन फ्रैंक। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से मीनिंग देखते हैं क्रॉनिकल्स का। क्रॉनिकल्स यानी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने सुना होगा कभी, यानी कि इतिहास जो एक प्रॉपर ऑर्डर में यानी शुरुआत से लेके एंड तक प्रॉपर तरीके से डेट वाइज लिखा हुआ होना, और वही डायरी एंट्री भी होती है, तो इसीलिए क्रॉनिकल्स वर्ड यूज किया है। क्लियर? ओके, हिंदी में पढ़ते हैं। सो एन फ्रैंक को डायरी उनके 13वें जन्मदिन के लिए दी गई थी, और डायरी 12 जून 1942 से उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है, और 1 अगस्त 1944 की अंतिम प्रविष्टि यानी कि एक पूरा जो उनका लिखा हुआ है पेपर, वो लास्ट एंट्री इनकी मिलेगी आपको 1 अगस्त 1944 की। अंततः इसका डच से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। तो इस पर्टिकुलर पुस्तक में जो भी लैंग्वेज थी वो थी डच, यानी एन फ्रैंक ने डच में लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखा था, फिर उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। डायरी पर आधारित कई फिल्में, दूरदर्शन और नाट्य प्रस्तुतियां और यहां तक कि एक ओपेरा भी बन चुका है। एक परिपक्व और व्यवहारिक दिमाग के काम के रूप में वर्णित डायरी नाजी कब्जे के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा प्रदान करती है। बहुत ही डिटेल्ड आपको एग्जामिनेशन मिलता है, इसका एनालिसिस मिलता है कि मतलब कैसे चीज़ें होती थी, कैसी लाइफ होती थी लोगों की जब ये बंदी बनाकर रखे गए थे। एन फ्रैंक हॉलोकास्ट पीड़ित, हॉलोकास्ट क्या है? नाजियों द्वारा किया गया यहूदियों का संहार, उसे कहा जाता है हॉलोकास्ट।
में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित लोगों में से एक बन गई। तो सबसे ज़्यादा फेमस बनी वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी ये पूरी डायरी एंट्री की थी और बहुत ही बेहतरीन रूप से उन्होंने सब कुछ लिखा है। क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं जो आपको बुक में दिया हुआ था। अब हम थोड़ी बात करेंगे डायरीज लिखने के पहले एन फ्रैंक के क्या थॉट्स थे, क्यों उन्होंने सोचा कि उन्हें डायरी लिखनी चाहिए, और उनकी फैमिली के बारे में सब हम जानेंगे। फिर हम मूव करेंगे टू द थर्ड पार्ट जो होने वाला है द स्टोरी ऑफ द स्कूल, जो वो बताएंगी। ठीक है, सो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक खुद हमसे बात कर रही हैं और वो कहती हैं कि डायरी में लिखना उनके लिए बहुत ही अनयूजुअल और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों ऐसा लग रहा है उनको कुछ अजीब है, लाइक उनको ऐसे नहीं लग रहा है बड़ी एक्साइटेड हूँ डायरी लिखने के लिए, नहीं, उनके लिए डायरी लिखना बड़ा अजीब सा काम है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. पहला रीजन है कि एन फ्रैंक ने इसके पहले कभी डायरी एंट्री नहीं की है, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो पहली बार वो कुछ लिखने जा रही हैं, इसीलिए भी उनको थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब कौन करता है डायरी एंट्री। और दूसरी बात ये भी है कि उनको लगता है कि कुछ सालों बाद, ठीक है, जब ये डायरी लिख लेंगी, कुछ सालों बाद ना तो वो खुद और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा उनकी जो सोच है, जो भी वो सोचती हैं, थॉट्स हैं उनके, जब वो 13 साल की हैं वो पढ़ने में। यानी 13 साल की बच्ची क्या सोचती है वो पढ़ने में, आई डोंट थिंक, मतलब उनको लगता है एन फ्रैंक को कि कोई भी इंटरेस्टेड होगा। इवन वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी अपनी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि एक स्कूल गोइंग 13 साल की बच्ची क्या ही सोच लेगी। ऐसा सोचकर उनको लग रहा था कि ये थोड़ा अजीब है डायरी एंट्री करना। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. अब यहाँ पर होता है कि जब वो डिसाइड कर रही होती ना कि मतलब मेरे को क्यों ही लिखना है डायरी एंट्री, कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा एंड एवरीथिंग, फिर वो सोचती है कि यार ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि मेरे पास एक और बड़ा रीज़न है, और वो ये है कि मुझे जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है ना, उन सबको बस अब बाहर निकालना है। लाइक शी वॉन्ट्स टू फील लाइक, एक होता है ना आपको जब एक बोझ लगता है, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें ना किसी से शेयर करने के बाद ही अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर मेरे को कुछ भी करना है तो मैं अपनी मॉम से शेयर करूंगी, जब तक मैं उनसे शेयर ना करूं मुझे लगता है यार कुछ तो मतलब मिसिंग है, राइट। तो वैसी चीज़ एन फ्रैंक की थी कि उनको बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में और उन्हें वो सब कुछ किसी को बताना था। अब कोई था नहीं बताने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं डायरी में लिख दूं ताकि मुझे ना ऐसे थोड़ा हल्का फील हो, लाइक बोझ कम हो गया ऐसा लगेगा। सो दैट इज व्हाट इज ऑफ माई चेस्ट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए फटाफट से मीनिंग्स देखिए। म्यूजिंग्स हैं थॉट्स यानी चिंतन, कुछ भी जो सोच रहे हैं। ऑफ माई चेस्ट इज रिलीफ वंस माइंड बाय कन्फेसिंग, कबूल करके मन को राहत देना, लाइक थोड़ा हल्का फील होता है, मन हल्का हो गया मेरा आपसे बात करके, ऐसा कहता है ना। सो दैट इज व्हाट इज ऑफ माई चेस्ट। सो एन फ्रैंक को बहुत सी बातें थी जो बस अपने दिल दिमाग से निकाल कर लिख देनी थी या किसी को बता देनी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई पढ़ेगा कि नहीं, या ये अजीब बात है, मुझे सिर्फ लिखना है क्योंकि मुझे अभी अपने मन को थोड़ी राहत देनी है। क्लियर? ओके, हिंदी में पढ़ते हैं, सीखो। सो मेरे जैसे किसी के लिए डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के चिंतन में दिलचस्पी होगी। ओह ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने का मन करता है और मुझे हर तरह का बोझ निकालने की और भी अधिक आवश्यकता है। तो इनको लगता है कि भाई मुझे सिर्फ बोझ हल्का करना है, अपने मन को राहत देना है, तो कुछ भी हो मुझे चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे डायरी एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो यही सोचने लगती है कि जैसा भी है जो भी है, बट मेरे को ये डायरी एंट्री इसीलिए करनी है क्योंकि आई रियली वांट कि मैं ये बोझ हल्का कर दूं अपने मन से, और भले वो फिर कोई पढ़े ना पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब ये आगे लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एन फ्रैंक ने ऐसे क्यों कहा। देखिए अभी ऐसा होता है ना कि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आपके सामने एक पर्सन है यहाँ और यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है। आपको करनी है अपनी दिल की बात, आपने करी इस इंसान से। अब बहुत चांसेस हैं कि वो इंसान शायद मुंह बनाएगा, या आपको बीच में इंटरफेयर कर देगा, जो भी इंसान है, कि भाई अरे ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते हो, और शायद पूरी बात आपकी ध्यान से सुने भी नहीं,
शायद सुने पर आपको जज करे, है ना। तो कई चीज़ें हैं जो आप एक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट वहीं जब आप पेपर पे लिखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लिख रहे हो एकदम से पेपर बंद हो जाएगा कि बस 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 अब आप मेरे पर मत लिखिए, मैं थक गया हूँ, मतलब मैं बोर हो गया आपकी बातें सुन के। ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब पेपर पे आप कितना भी लिख लो, पेपर आपको कभी रोकेगा नहीं, आपको जज नहीं करेगा, आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अपनी मर्जी से दिल खोलकर जो मन में आए सब लिख सकते हो, राइट। तो वही वो चीज़ बोलती है कि लोगों से ज़्यादा धीरज, धैर्य किस में होता है? एक पेपर में होता है। क्योंकि अगर वो यही बातें किसी और पर्सन से कहेंगी तो शायद उन्हें जज किया जाएगा, शायद उन्हें टोक दिया जाएगा, बट पेपर उन्हें रोकेगा नहीं। तो इसीलिए वो ये चीज़ सोचती हैं। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. तो ये एन फ्रैंक कहती हैं कि मैंने इस बात को उस दिन सोचा जिस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस टाइप का फील हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड, और मैं अपने घर पे बैठी हुई थी और जो मेरी चिन है वो मेरे हाथ पे थी। हम कभी जब ऐसे बोर हो रहे थे तो हम ऐसे बड़े आते हैं ना कि हाँ ठीक है क्या करना है, ऐसे जब हम बोर होते हैं तो वो इसी तरीके से बैठी हुई है, उनकी चिन उनके हैंड्स पे है, समझ आ रहा है, और अपने घर पे वो बैठी हुई है। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत बोर हो गई हैं, एंड लिस्टलेस मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। शी डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, लाइक शी डजंट हैज एनीथिंग इन हर माइंड कि वो क्या करे, उसे लिस्टलेस कहते हैं। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो यही सोच रही थी कि मैं घर में ही रहूं कि घर के बाहर जाऊं, मतलब मैं बोर हो रही हूँ तो घर में रहना चाहिए मुझे कि बाहर जाना चाहिए, और ये सब सोच रही थी। तभी उनके दिमाग में आता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, बोलती फिर मैं फाइनली जहां बैठी हुई थी वहीं बैठी रही, मैं उठी नहीं वहां से, घर में थी मतलब ये। एंड शी वॉज थिंकिंग, ब्रूडिंग मतलब बहुत ही ध्यान से किसी चीज पे चिंतन मनन करना। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably would make a bit of difference. तो एन फ्रैंक सोचती हैं कि हाँ बिल्कुल पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है, धीरज होता है एज कम्पेयर टू पीपल। और क्योंकि एन फ्रैंक बोलती हैं क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को ये पढ़ने के लिए दूंगी। ये जो डायरी है स्टिफ बैक्ड, अभी डायरी का जो कवर होता है ना बहुत ही क्या बोलते हैं, मोटा कवर होता है, इसीलिए बोला है स्टिफ बैक्ड, है ना। तो बोलती हैं कि ये जो मोटे कवर वाली मेरी डायरी है, मैं वैसे भी प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को पढ़ने दूंगी, जिसे मैं किटी बुलाती हूँ, जिसे डायरी कहा जाता है, किटी की बात नहीं हुई है, सॉरी। सो ये जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, यानी बहुत ही मोटे कवर वाली कॉपी है जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है, मैं वैसे भी किसी को पढ़ने नहीं देने वाली हूँ। बस हाँ, कब पढ़ने दूंगी? अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि जब मेरे को कोई रियल सच्चा दोस्त मिल जाएगा मैं तब शायद उसको पढ़ने दूंगी डायरी, बट उसके अलावा बाकी मैं आई डोंट थिंक कि मैं किसी को पढ़ने दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो डेफिनेटली डायरी में मैं लिखूँ कुछ भी लिखूँ उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि मैं किसी को पढ़ने ही नहीं देने वाली हूँ, राइट। उनको नहीं पता था कि उनके चले जाने के बाद ये वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, पूरी दुनिया में लोग पढ़ेंगे इस डायरी को। बट हाँ, उस वक्त के लिए उनको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं डायरी लिखने वाली हूँ। समझ आ गया? चलो फटाफट से वर्ड्स देख लो, लिस्टलेस और ब्रूडिंग। लिस्टलेस इज विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, उदासीन, जब आप में ना तो कोई एनर्जी बचती है ना ही आपको किसी में इंटरेस्ट होता है, तब आप बोलते हो कि आप बड़े उदास हो गए हो, दैट इज व्हाट इज लिस्टलेस। ब्रूडिंग इज एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड, एंग्री और वरीड, यानी सोच, ऐसी तरीके की सोच, बहुत ही गहरी सोच, जिसमें या तो आप बड़े उदास हो जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो या बड़े टेंशन करने लगते हो। तो यहाँ पर ये उदास हैं, ठीक है, ये सोच रही है बट वो उदास हैं। फिर उनको लगता है कि यार रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं लिख लेती हूँ डायरी में, क्योंकि वैसे भी मैं किसी को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से इसको हिंदी में देखते हैं। सो कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। मैंने सोचा इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन में जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और घर पर बैठी थी, उब गई थी यानी बोर हो गई थी, और बेसुध थी यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सोच रही थी घर पर अंदर रहना है या बाहर जाना है। मैं अंत में वहीं रुक गई जहां मैं थी, सोच रही थी। हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है, और चूंकि मैं किसी और को इस कठोर पुस्तक को डायरी के रूप में पढ़ने देने के लिए योजना नहीं बना रही हूं, जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो यही सोच रही थी कि मतलब वैसे भी मैंने कुछ ऐसा योजना तो बनाई नहीं है कि मैं इसको पढ़ने दूंगी, इसको पढ़ने दूंगी डायरी, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं लिख लेती हूँ। हाँ, जब मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल जाएगा मैं उससे पढ़ने दूंगी डायरी, उसके अलावा मुझे किसी को पढ़ाना भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो फाइनली वो डायरी लिखने का डिसीजन लेती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट यहाँ पर वो बताने वाली है कि वो क्या लिख रही हैं डायरी में या कौन सा दिन है। सो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो वो बोलती है कि अब मैं उस
पॉइंट पे आ गई हूँ जिस वजह से मुझे डायरी लिखने का सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए, और वो पॉइंट है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐसा वो कहती हैं कि एन फ्रैंक का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी पूरी बातें शेयर कर सके। तो इसीलिए उनको ये चीज़ थी जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा कि वो डायरी लिखना चालू करें। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. तो एन फ्रैंक बोलती है देखो मेरे को ये साफ साफ बता देना है कि ऑब्वियसली कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची पूरी तरीके से अकेली है, राइट? और मैं अकेली हूँ भी नहीं, वो कहती है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत अच्छे माता पिता हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी 16 साल की बड़ी बहन है। यानी ये 13 साल की हैं और बहन है 16 साल की, 3 साल का डिफरेंस है दोनों सिस्टर्स के बीच में। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, बोलती है और कम से कम 30 लोग हैं मेरे आसपास जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी बहुत अच्छा परिवार है, फैमिली है, मेरी बहुत अच्छी आंट्स हैं, ठीक है, एंड मेरे पास एक बहुत प्यारा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बोलती ऊपरी ऊपरी तौर पे तो ऐसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आंटीज हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ, बट मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो है एक बेस्ट फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। एंड फ्रैंक बोलती है कि अगर आप दोस्तों के बारे में कभी भी सोचते हो तो आपको यही दिमाग में आना चाहिए कि भाई दोस्तों के साथ हूँ अगर तो अच्छा ही समय बीतेगा, वो होते हैं रियल दोस्त, ऐसा एन फ्रैंक का कहना है। और कहीं ना कहीं सच भी है, अगर आपकी ट्रू फ्रेंड्स होते हैं और आप उनके साथ होते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है, कैसे टाइम चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इनके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो डायरी लिखने के बारे में डिसीजन लेती है। क्लियर? ओके, फटाफट से वर्ड देख लो। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मीन्स मेड मी टू, किसी चीज के लिए प्रेरित करना। तो भाई ये पॉइंट कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस चीज ने मुझे प्रेरित किया है, सॉर्ट ऑफ फोर्स किया है कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए। क्लियर? चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, और वो है मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं इसे और स्पष्ट कर दूं क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और मैं हूं भी नहीं। मेरे प्यारे माता पिता और 16 वर्षीय बहन है, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली चाचियां हैं, और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। जब कोई भी अपने दोस्तों के साथ होता है तो अच्छा समय बिताता है। तो इनको ऐसा वो बता रही हैं कि अगर आप बाहरी तरीके से देखोगे तो आपको यही लगेगा यार इसकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं तो डेफिनेटली अकेली नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये अलोन नहीं है बट लोनली है, अकेलापन है, यानी कि इनके कोई दोस्त नहीं है या कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इसीलिए ये थोड़ा ऐसा फील करती है कि कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, और फिर ये डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिखने वाली है। क्लियर? ओके। फिर ये कहती हैं आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ये बोलती है कि मैं नॉर्मल चीज़ों के बारे में ही बात कर पाती हूँ, जो नॉर्मल लाइफ की होती है, डेली लाइफ की। रोज़ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बात कर सकती हूँ हर किसी से। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। बोलती हैं कि हम लोग ना इतना क्लोज नहीं आ पाए, इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ, और यही इशू है क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं बनता है तब तक आप अपनी हर बात शेयर नहीं कर पाते हो। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। फिर एन फ्रैंक को लगता है शायद ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पे शायद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। बोलती कुछ भी हो, जो भी रीजन है, बट चीज़ें ऐसी ही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और बदकिस्मती से ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। बोलती है और यही रीज़न है जिस वजह से मैं डायरी लिखना चालू कर रही हूँ, बिकॉज वो किसी और से अपने पॉइंट्स शेयर नहीं कर सकती हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. तो ये बोलती हैं कि टू इन्हांस यानी कि बढ़ाना द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी मैं बहुत टाइम से जो दोस्त का कर रही हूँ वेट कि कोई सच्चा दोस्त होगा मेरा, तो उसकी इमेज को जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसे और बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए इन माई इमेजिनेशन मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी लिखती जाऊँ डायरी में, जैसे बहुत से लोग करते हैं। कई लोग हैं जो डायरी लिखना चालू करते हैं बट वो सब कुछ लिख देते हैं, सुबह से रात तक सारी चीज़ें डिटेल में लिख देंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं है।
आपको डायरी में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखना पड़ता है जिससे हर कोई समझ पाए, एक इमेज फॉर्म कर पाए दिमाग में। और वही चीज़ एन फ्रैंक करना चाहती थी। वो ऐसे ही बस लगातार लिखने नहीं वाली थी बिना कुछ सोचे समझे। एंड वो अपनी डायरी को सिर्फ एक डायरी नहीं, एक दोस्त मानना चाहती थी, और जिसका नाम वो रखेंगी किटी। तो फाइनली एन की लाइफ में एक दोस्त है, वो है एक डायरी जिसका नाम है किटी। क्लियर? फटाफट से वर्ड्स देख लीजिए, कन्फाइड और जॉट डाउन। Confide is to tell personal things privately to a person that one trust। यानी आप अपनी पर्सनल बातें जो हैं किसी ऐसे पर्सन से शेयर कर रहे हो जिस पे डेफिनेटली आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आप जिन पे ट्रस्ट नहीं करते आप उनसे अपनी हर कोई पर्सनल बात शेयर नहीं कर दोगे, यानी कि गुप्त रूप से बताना। जॉट डाउन टू राइट ब्रीफली और हरिडली, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में, बहुत ही जल्दीबाजी में लिखते जाना, दैट इज व्हाट इज संक्षेप में या जल्दबाजी में लिखना। क्लियर? ओके। मैं सामान्य रोजमर्रा की चीजों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात कर नहीं सकती। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे थे, यानी हमें एक ना बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, और यही समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। किसी भी मामले में चीजें जैसी भी हैं और चीजें मतलब ऐसी ही रहने वाली हैं, और दुर्भाग्य से वे बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए मैंने डायरी शुरू की। मेरी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी दोस्त हो, और मैं इस दोस्त को किटी बुलाऊंगी। तो फाइनली किटी किसका नाम है? इनकी डायरी का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या बताती हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life as much as I dislike doing so। तो ये कहती हैं कि क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अपनी कहानी पे आ जाऊंगी, जो कहानियां मैं किटी को बताने वाली हूँ, अगर मैं डायरेक्टली उन कहानियों पे आ जाऊंगी तो कोई भी मेरी बात को समझेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मेरे बारे में जानता नहीं है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने परिवार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दूंगी, पर मुझे ये जानकारी देना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी एन फ्रैंक को परिवार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं आता है, बट उन्हें ये मजबूरन करना पड़ेगा ताकि आगे जाके उनकी कहानियों के साथ लोग जो है वो कनेक्ट कर पाए। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। तो एन फ्रैंक कहती है कि मेरे पापा सबसे प्यारे पापा हैं, लाइक उन्होंने जितने भी लोगों के फादर्स देखे हैं उनमें उनको लगता है कि सबसे अडोरेबल पापा उनके हैं, और उन्होंने उनकी मॉम से, एन फ्रैंक की मॉम से तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी 36 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो गई थी। यानी कि ऑटो फ्रैंक थे 36 ईयर्स के और उनकी मॉम थी 25 की जब उनकी मैरिज हुई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। और 1926 में एन फ्रैंक की बड़ी बहन जो कि है मार्गॉट फ्रैंक, उनका जन्म हुआ। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एन फ्रैंक और मार्गॉट फ्रैंक के बीच में 3 साल का गैप है, यानी 1926 में मार्गॉट फ्रैंक, तो 1929 में एन फ्रैंक का बर्थ हुआ है, जो आप ध्यान में रख सकते हो। I was born on 12th June 1929। I lived in Frankfurt until I was 4। My father emigrated to Holland in 1933। तो ये बोलती हैं कि मैं जो हूँ, मैं भी जर्मनी में पैदा हुई थी, और जो मेरी बहन है वो भी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही पैदा हुई थी, और जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। उसके बाद मेरे पापा हॉलैंड शिफ्ट हो गए 1933 में। एमिग्रेट का मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह आप शिफ्ट कर जाते हो ना, दैट इज व्हाट इज एमिग्रेट करना। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी ईयर्स हैं प्लीज ध्यान में रखिएगा, 1926, 1929, 1933। क्लियर? ओके, चलिए प्लंज का मीनिंग देखिए। प्लंज मीन्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, जल्दी से सीधे मुद्दे पर आना। तो आप किसी भी मुद्दे पे जब फटाफट से आ जाते हो ना, और आप पूरी कहानी नहीं बताते हो पीछे की, आप सीधे पॉइंट पे आते हो, दैट इज व्हाट इज प्लंज इन। तो वो अगर वो यहाँ पे करती तो कोई उनकी कहानियां समझ नहीं पाता, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपने परिवार का ब्रीफ देना ज्यादा सही समझा। क्लियर? ओके। चूंकि कोई भी मेरी कहानियां जो मैं किटी को बताऊंगी का एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा, अगर मैं सीधे से बात पर आ जाऊंगी तो मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त प्रदान करूंगी, और मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पिता हैं सबसे प्यारे पिता, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, और इन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वह 36 साल के नहीं हो गए, और वह 25 की हो गई। यानी कि इनकी मदर 25 की थी, पापा 36 के थे। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही, और मेरे पिता जो हैं वो 1933 में कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए। क्लियर? ओके। माय मदर, अभी देखो आपको बहुत सारे नाम मिले हैं, ऑटो फ्रैंक, मार्गॉट फ्रैंक। अब आता है नेक्स्ट नाम जो कि है इनकी मॉम का, एडिथ होलांडर फ्रैंक। क्लियर? सो एडिथ होलांडर फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक की मॉम। Went with him to Holland in September।
while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो उनके पापा जो हैं वो उनके पापा मम्मी दोनों एन फ्रैंक के सितंबर मंथ में चले जाते हैं कहाँ, हॉलैंड। और उस वक्त इनको, दैट इज एन फ्रैंक को और इनकी सिस्टर मार्गॉट को आचन भेज दिया जाता है। आचन क्या है, जर्मनी की एक सिटी का नाम है। कहां पर भेज दिया जाता है, आचन। किसके साथ रहने के लिए, उनकी ग्रैंडमदर दादी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। फिर जो मार्गोट है इनकी बड़ी बहन, उसको भी भेज दिया गया हॉलैंड। किस मंथ में, दिसंबर में। और फरवरी मंथ में कौन गई, एन फ्रैंक गई कहां पर, हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, so Margot का बर्थडे शायद तभी आसपास आता है जब एन फ्रैंक गई हॉलैंड। तो ये बोलती हैं, ऐसे इनफॉर्मल वर्ड यूज करते हुए बोलती हैं कि जैसे मुझे ना ऐसे बिल्कुल पटक दिया गया हो टेबल पे कि मैं मार्गॉट के लिए बर्थडे प्रेजेंट हूँ। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. जैसे ही हॉलैंड गई वहां पर इनका मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट कर दिया। मॉन्टेसरी स्कूल एजुकेशन ऐसा होता है जहां पर ना आपको एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती हैं, बच्चे को एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। दैट इज व्हाट इज मॉन्टेसरी एजुकेशन। तो वहां पर इन्होंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया और वहां वो गई थी और 4 साल के करीब जो एज है या उससे थोड़ी बड़ी होंगी और 6 साल की उम्र तक वो वहां पर ही पढ़ी। At which time I started in the first form. In the sixth form my teacher was Mrs. Kupris. और इन्होंने फर्स्ट फॉर्म से अपनी क्लासेस चालू की थी, 6th फॉर्म तक ये पढ़ी और 6th फॉर्म में इनकी जो टीचर थी वो थी मिसेस कूपरिस। नेक्स्ट नाम जो आपको ध्यान में रखना है, मिसेस कूपरिस इनकी टीचर भी थी और इनके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस यानी संचालिका भी थी। At the end of the year we were both in tears as we had a heartbreaking farewell. अब ये एन फ्रैंक जो है जब इनका फेयरवेल हो रहा होता है, लाइक स्कूल छोड़ के जब ये जा रही होती हैं, तब ये एन फ्रैंक और इनकी टीचर जो हैं दैट इज मिसेस कूपरिस दोनों ही रो रहे होते हैं क्योंकि डेफिनेटली इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था, एक स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड था एंड बोथ ऑफ देम वर क्राइंग। तो डेफिनेटली एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा टीचर्स के क्लोज थी कहना चाहिए, या बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, तभी कोई टीचर उनके लिए रो रहा था। सो दिस इज हाउ वो अपने स्कूल के बारे में भी शेयर करती हैं। डन, फटाफट से देखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आचन जो है दिस इज अ सिटी इन जर्मनी, जर्मनी का एक शहर है। प्लंक्ड डाउन एक इनफॉर्मल तरीका होता है बोलने का, पुट डाउन इन अ कैजुअल ले लेगा, मतलब कुछ चीज रख देना, दैट इज आकस्मिक तरीके से किसी चीज को रख देना। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्टेसरी, विच इज एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स फ्री एक्टिविटी विद इन अ प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट। लाइक देयर इज अ प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट जहाँ एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे प्रॉपर लाइक सिर्फ बुक एजुकेशन नहीं होता बल्कि एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों की डेवलपमेंट कराई जाती है। दैट इज शिशु शिक्षण संस्था को मॉन्टेसरी कहा जाता है। क्लियर? ओके, हिंदी में देखते हैं इसको। मेरी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड गई। उनके मतलब उनके पिताजी, किसके, एन फ्रैंक के। जबकि मार्गॉट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचन भेजा गया। मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में गई। मुझे मार्गॉट के जन्मदिन के उपहार में के रूप में मेज पर रख दिया गया था, ऐसा उनको लग रहा था, ऐसा था नहीं, मतलब इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक ना गिफ्ट की तरह आई हूँ अपनी बहन के लिए। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरुआत की। मैं 6 साल की उम्र तक वहीं रही। उस समय मैंने पहले फॉर्म से शुरुआत की थी। छठे फॉर्म में मेरी शिक्षिका थी कौन, श्रीमती कूपरेस, जो संचालिका भी थी। साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि हमने एक हृदय विदारक अलविदा कहा। तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिल टूट गया था इनका क्योंकि आप स्कूल छोड़ के जा रहे थे, तो डेफिनेटली दोनों रो रहे थे बिकॉज इट वॉज वेरी सैड। क्लियर? ओके। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. अब ये कहती हैं कि 1941 के गर्मियों की टाइम की बात है जब मेरी दादी जी जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई एंड उनका ऑपरेशन होने वाला था। तो उस वक्त जो मेरा बर्थडे था, एन फ्रैंक कहती हैं, वो बहुत ही ऐसे नॉर्मल सेलिब्रेशन के साथ बीता क्योंकि ऑब्वियसली परिवार में जब कोई एडमिट है, किसी का ऑपरेशन है, तो सब खुश नहीं रहते, राइट। तो सेलिब्रेट किया बट थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा अच्छा ग्रैंड लेवल पे नहीं किया क्योंकि इनकी ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और कुछ ही समय बाद 1942 में जनवरी के मंथ में एन फ्रैंक ने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया। No one knows how often I think of her and still love her. एन फ्रैंक बोलती है कि किसी को भी नहीं पता है कि मैं अपनी दादी के बारे में कितना सोचती हूँ, अक्सर उनके बारे में सोचती रहती हूँ और मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो यहाँ एन फ्रैंक बोलती हैं कि मेरा जो इस साल का जन्मदिन था 1942 का, ये इसीलिए अच्छे से मनाया गया था क्योंकि मेरा पिछला जन्मदिन जो है वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए कि भैया पूरे अच्छे से बैलेंस आउट हो जाए, एक अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया 1942 के ईयर में। क्लियर?
एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और सिर्फ इनकी बर्थडे कैंडल्स ही ब्लो नहीं की गई थी, बल्कि इनकी दादी के नाम पे भी एक कैंडल ब्लो की गई थी, ताकि उन्हें एक तरीके से उनके लिए भी प्रे किया जा सके और एन फ्रैंक का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए। The four of us are still doing well। ये बोलती हम जो चारों हैं अभी भी बहुत अच्छे हैं। चारों कौन? इनके पापा ऑटो फ्रैंक, इनकी मॉम एडिथ होलांडर फ्रैंक, खुद एन फ्रैंक और इनकी बड़ी बहन मार्गॉट फ्रैंक। And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary। बोलती और अब फाइनली मैं उस डेट पे आ गई हूँ, दैट इज 20th जून 1942, जिस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ डायरी में एंट्री करूँगी। तो अब ये अपनी डायरी एंट्री शेयर करेंगे आपके साथ। अभी तक बेसिकली इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताया जा रहा था, अभी आप मेन पॉइंट पे आए नहीं हो, जो एक्चुअली फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, यानी कि जो मेन डायरी एंट्री है, तो वो पढ़ेंगे। पहले फटाफट से सॉलम वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। सॉलम मीन्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड, यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर, दैट इज व्हाट इज सॉलम। क्लियर? ओके। 1941 यानी 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई। किसकी दादी भाई? एन फ्रैंक की, और उनका ऑपरेशन होना था। इसीलिए मेरा जन्मदिन थोड़े उत्सव के साथ बीत गया। तो थोड़ा सा उत्सव हुआ, सेलिब्रेशन हुआ और उनका जन्मदिन बीत गया। जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और अब भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। 1942 में इस जन्मदिन समारोह का उद्देश्य पिछले जन्मदिन की भरपाई करना था और बाकी मोमबत्तियों के साथ दादी के लिए मोमबत्ती भी जलाई गई थी। हम चारों अभी भी अच्छे हैं और यह मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख और मेरी डायरी के गंभीर समर्पण के बारे में बताता है। तो अब हम इनकी डायरी एंट्री पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये क्या शेयर करेंगी अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से रिलेटेड। क्लियर? ओके। तो पहले आ जाते हैं कि 20 जून 1942 को कौन सा दिन है? सैटरडे। ठीक है, तो 28 जून 1942 वाज अ सैटरडे, और ये अपनी डायरी लिखना चालू करती हैं। तो जब भी हम डायरी लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं, डियर डायरी, है ना, या फिर आपने कुछ नाम दिया है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो एन फ्रैंक है वो स्टार्ट करती हैं डियरेस्ट डायरी, यानी मेरी सबसे प्यारी डायरी, डियरेस्ट किटी। Our entire class is quacking in its booths. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो अभी कहाँ का सिचुएशन पता चल रहा है? एन फ्रैंक की क्लासरूम का। तो ये कह रही हैं कि हमारी पूरी क्लास, यानी जितने भी बच्चे हैं, दे आर क्वैकिंग इन देयर बूट्स। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है कि ये लोग ना बड़े घबराए हुए हैं, बड़े टेंशन में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस वजह से ना थर थर आ रहे हैं, कांप रहे हैं। दैट इज व्हाट इज टू क्वैक इन योर बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज, और रीजन क्या है, क्यों सब इतने घबराए हुए हैं, पूरी क्लास घबराई हुई है? क्योंकि द फोर्थ कमिंग मीटिंग, व्हाट इज फोर्थ कमिंग? आने वाली मीटिंग, है ना। तो जो आने वाली मीटिंग है उसमें डिसाइड करेंगे कौन? द टीचर्स। क्या डिसाइड करेंगे कि किन बच्चों को पास करना है, किन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है, और कौन से बच्चे हैं जो फेल होकर सेम क्लास रिपीट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली इनको टेंशन तो होगी कि भाई हमें सेम क्लास तो नहीं रिपीट करनी पड़ेगी, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल होंगे कि नहीं होंगे। तो सॉर्ट ऑफ रिजल्ट टाइप का माहौल है। Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. एन फ्रैंक बोलती हैं कि भाई हम लोग जो हैं, जो पूरी क्लास है हमारी, उसमें से आधे बच्चों ने ना शर्त लगाई हुई है, बेट लगाया हुआ है कि देखना भाई तू पास हो जाएगा, देखना मैं फेल हो जाऊँ, ऐसे करके शर्त लगाई हुई है इन्होंने। और जियान और आई, यानी जियान और एन फ्रैंक, जियान की शायद दोस्त है, और एन फ्रैंक जो है बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। किस पे? उन दो लड़कों पे जो इनके जस्ट पीछे बैठे हुए हैं, और वो कौन है? सियन एंड जेक्स। ठीक है, ये लोग के ऊपर क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सियन एंड जेक्स ने अपनी छुट्टियों के दौरान जितना पैसा सेव किया था ना, वो पूरा पैसा इन्होंने शर्त पे लगा दिया। यानी अगर हार जाएंगे तो इनकी पूरी सेविंग्स चली जाएगी। तो इनको बड़ी हंसी आ रही है जियन और एन फ्रैंक को कि मतलब ऐसे कौन करता है। सो इस तरीके का पूरा सिनेरियो चल रहा है इनकी क्लासरूम का। क्लियर? चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वाकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, थरथराना, यानी आप कांप रहे हो डर के मारे, आप नर्वस हो, आपको नहीं पता क्या होगा, दैट इज व्हाट इज क्वाकिंग इन द बूट्स। फोर्थ कमिंग है अबाउट टू हैपन और अपीयर, आगामी। ठीक है, जो अभी होने वाला है, दैट इज व्हाट इज फोर्थ कमिंग। फटाफट से इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखो। सो शनिवार का दिन है, 20 जून 1942 की बात है, और ये लिखना चालू करती हैं, प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा भय और घबराहट से कांप रही है। निश्चित रूप से कारण है आगामी बैठक, जिसमें शिक्षक तय करेंगे कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और किसे उसी फॉर्म में पढ़ना होगा।
आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जियान और मैं अपने पीछे दो लड़कों दैट इज सियान और जैक्स जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को शर्त पर लगा दिया है उन पर हंस रहे हैं। तो उनको बड़ी हंसी आ रही है कि तुमने पूरे पैसे जो सेव किए थे उसको शर्तों पे लगा दिया। ऐसा कौन करता है? अगर हार गए तो पूरे पैसे चले आएंगे। तो ये लोग हंस रहे हैं इन पे कि आज कैसे शर्त लगा रहे हैं सब लोग, कैसे सब लोग नर्वस हैं। तो ये सब एन फ्रैंक हमें डिस्क्राइब कर रही है। क्लियर? चलिए आगे देखते क्या होता है। From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. तो यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती हैं कि सुबह से रात हो गई है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सुबह से रात तक तो बैठे नहीं होंगे। पूरा टाइम बस यही चल रहा था कि लोग बस एक दूसरे को यही बोल रहे थे, देखना तुम पास हो जाओगे। बोलते नहीं 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 मैं पास नहीं होगा। अरे अरे तुम पास हो जाओगे। नहीं नहीं मैं पास नहीं होगा। बोलते यही चल रहा था पूरा टाइम। कोई बोल रहा तुम पास हो जाओगे, कोई बोल रहा मैं पास नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरा क्लासरूम का माहौल है। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. बोलती मेरी जो फ्रेंड है जियान, उसकी जो प्लीडिंग ग्लांसेस हैं, ग्लांस मतलब देखना, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट करना। तो बोलती वो जिस तरीके से देख रही है ना, रिक्वेस्टिंग तरीके से कि बस चुप हो जाओ। और मैं जो गुस्सा दिखा रही हूँ कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, एन फ्रैंक कहती है, तो मैं गुस्से से भी इनको बोल रही हूँ कि चुप हो जाओ, बहुत हो गया। कोई शांत नहीं हो रहा है, सब लगे पड़े हैं कि भैया तुम पास हो गए। नहीं 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 मैं पास नहीं होऊंगा। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो एन फ्रैंक बोलती हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से तो हमारी क्वार्टर क्वार्टर ऑफ द क्लास, 1/4 ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ जो है, इन्हें इतने मूर्ख हैं ये लोग, इतने डमीज हैं कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को वापस से क्लास रिपीट करानी चाहिए। बट टीचर्स जो हैं ये दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, यानी आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, अनुमान नहीं लगा पाओगे कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर उनके दिमाग में होगा पास करना तो वो सबको पास कर देंगे, नहीं होगा तो फेल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो 1/4 ऑफ द क्लास जो है उसे फेल करना चाहिए, एन फ्रैंक कहती हैं। बट टीचर्स के ऊपर है, क्योंकि टीचर्स का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। I'm not so worried about my girlfriends and myself will make it. तो बोलती है मेरी जो फ्रेंड्स हैं, यानी जो गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में ना तो मुझे कोई टेंशन हो रही है कि कोई फेल होगा क्या, ना ही मुझे खुद के बारे में कोई टेंशन है कि मैं फेल हो जाऊंगी। We'll make it, और हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। The only subject I'm not sure about is maths. बोलती बस एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि मैं पास होंगी कि नहीं, और वो है मैथमेटिक्स। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. बोलती फिर भी ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स का। बट तब तक हम एक दूसरे को ना सॉर्ट ऑफ सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, उम्मीद मत खोना, पास हो जाओगे। तो ऐसा क्लास का माहौल है। क्लियर? चलिए फटाफट से मीनिंग देखते हैं प्लीडिंग ग्लांसेस और डमीज का। Pleading glance is an expression or gesture that shows someone that you want something very much. Like when you see somebody with, आप किसी को ऐसे देख रहे हो जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज हाँ चुप हो जाओ, ऐसा टाइप बोल नहीं रहे हो, बस ऐसे देख रहे हो। That is what is विनती की निगाहें, pleading glances. Dummy is a stupid person. मूर्ख को कहते हैं डमी। तो अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक 1/4 ऑफ द क्लास जो है वो बेवकूफ है और उन्हें जो है फेल कर देना चाहिए। क्लियर? ओके अब फटाफट से इसका हिंदी देखते हैं। सो सुबह से रात तक बस यही चल रहा था कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी पास हो जाओगे। तो कोई कहता है नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, हाँ तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, नहीं 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 मैं नहीं हो पाऊंगा। तो बस यही चीजें चल रही थी। यहाँ तक कि जो जी हैं, जी मतलब इनकी जो दोस्त हैं, जी की विनती भरी निगाहें और मेरे गुस्से का प्रकोप भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे पूछें, लगभग 1/4 कक्षा इतनी मूर्ख है कि उनको अनुत्तीर्ण करना चाहिए। लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या डिसीजन लेंगे। मैं अपनी दोस्तों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है वह है गणित। वैसे भी हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे से कहते रहेंगे कि हिम्मत मत हारो। तो भाई पता नहीं क्या होगा, बट इसी से रिलेटेड वो एक इंटरेस्टिंग जो उनका एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो बताएंगी। So I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men, 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. तो यहाँ पर ये होता है कि एन फ्रैंक बोलती है कि मैं ना अक्सर अपने टीचर्स के साथ मैं बहुत अच्छी घुल मिल जाती हूँ, मेरी बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। और हमारे स्कूल में ना टोटल 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो मेल टीचर्स हैं और 2 हैं जो फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीसिंग हैं एक बहुत ही पुराने जो विचारों के आदमी होते हैं, ओल्ड फॉगी, और ये पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, वही सब्जेक्ट जिसमें एन फ्रैंक श्योर नहीं है। Was annoyed with me for ages because I talked so much. So एन फ्रैंक बहुत बकबक करती हैं, शी इज़ अ चैटरबॉक्स, उनको बड़बड़ बातें करना बहुत पसंद है।
और इसी चीज़ से मिस्टर कीसिंग बहुत टाइम से उनसे अनॉयड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेट हो चुके थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उनको कई बार वार्निंग्स दी है मिस्टर कीसिंग ने कि शांत हो जाओ, एंड फ्रैंक डोंट टॉक मच, बहुत ज़्यादा बात करती हो, ऐसा वैसा एवरीथिंग, बट अब ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मिस्टर कीसिंग को अब पनिशमेंट देनी थी। अब इनकी पनिशमेंट बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया या क्या, कुछ अच्छा ही पनिशमेंट था। और वो ये था कि उनको वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एन फ्रैंक को, और होमवर्क था एक निबंध लिखना था, एक ऐसे लिखना था, टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। तो आपको ना सारे टॉपिक ध्यान में रखने हैं, 3 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए जब तक चैप्टर एंड नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब उसके बाद भी होने चाहिए, चैप्टर एंड होने तक आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। सो अ चैटर बॉक्स, व्हाट इज चैटर बॉक्स? जो बहुत भगभग करता है, जो बातूना होता है ना, उसको इंग्लिश में चैटर बॉक्स कहते हैं। तो इन्होंने ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो दिया एन फ्रैंक को कि इस पे तुम निबंध लिख के आना। A chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the line in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो एन फ्रैंक एकदम से सोचने लगी जब उनको ये टॉपिक दिया कि चैटर बॉक्स, इस पे क्या लिखूंगी मैं, मतलब फिर वो बोलती चलो ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में टेंशन लूंगी। और फटाफट से उन्होंने जो टाइटल है उसको जल्दी से स्पीड में लिख दिया, हाँ चैटर बॉक्स में मुझे निबंध लिखना है। और उन्होंने अपने जो नोटबुक है उसको बैग में से बिल्कुल ऐसे धकेल के नहीं रखते हैं, उसे कहते हैं टक्ड करना, तो ऐसे फटाफट से अंदर रख दिया और कोशिश की कि वो क्लासरूम में शांत होकर बैठे, क्योंकि अब पनिशमेंट मिल चुकी थी। तो कोशिश कर रही थी कि वो ज्यादा बातें ना करें। फटाफट से वर्ड्स देख लीजिए। ओल्ड फॉगी, इट इज एन ओल्ड फैशन पर्सन, पुराने विचार का जो मनुष्य होता है उसे ओल्ड फॉगी कहते हैं। चैटर बॉक्स, अ पर्सन हु लाइक्स टू चैटर, यानी कि बातूना, जो बहुत बातें करता है ना, उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। टक्ड इज पुश समथिंग इनसाइड, किसी चीज को अंदर धकेलना, सो किसी चीज को रखने के लिए धकेलना, दैट इज व्हाट इज टक करना। क्लियर? ओके। मेरा व्यवहार अपने शिक्षकों से बहुत अच्छा है। 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। गणित पढ़ाने वाले पुराने विचार के मनुष्य मिस्टर कीसिंग सदियों से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य सौंपा और वो था एक चैटर बॉक्स पर एक निबंध, कि भाई चैटर बॉक्स जो टॉपिक है उस पर तुमको एक ऐसे लिखना है। एक चैटर बॉक्स, आप इस पर क्या लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, मैंने फैसला किया। मैंने अपनी पुस्तक में शीर्षक लिख दिया और उसे अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की। तो एन फ्रैंक बड़ी कूल है देखा जाए तो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो सोचती कि मैं क्या लिखूंगी, देन शी वाज लाइक यार बाद में टेंशन लूंगी, फटाफट से लिखा और रख लिया। क्लियर? ओके। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब उस शाम को उन्होंने बाकी का जो गृह कार्य था, होमवर्क था, वो कंप्लीट कर लिया। एकदम से इनकी निगाहें उस नोट पे पड़ती है जहां लिखा हुआ था और चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है। तो वो भूल गई थी, उनको एकदम से याद आ गया, अच्छा ठीक है मुझे इस पे लिखना है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain पेन। तो फाउंटेन पेन जो इंक पेन होता है उससे लिख रही थी वो। तो उस फाउंटेन पेन को ऐसे चबाते हुए वो सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं, इस पे क्या लिखना चाहिए मुझे इस टॉपिक पे। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. एन फ्रैंक बड़ी स्मार्ट है, वो बोलती है कि अगर ये टॉपिक किसी को भी मिलेगा तो कोई कुछ भी लिख लिख के दे सकता है, लाइक फटाफट जो मन में आ रहा है लिखते जाओ बिना सोचे समझे, और लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दो ताकि बहुत बड़ा बड़ा ऐसे लगे। बट मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे तो बात क्यों करना चाहिए वो प्रूफ करना था, और उसके लिए ऐसे तर्क देने थे कि मिस्टर कीसिंग भी मान जाए कि हाँ बात करना अलाउड होना चाहिए। तो वो इतनी स्मार्ट है और लिखेंगे भी बहुत बढ़िया चीज़। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned and was satisfied. बोलती मैं सोचती रही, फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने लिखा, मैंने 3 पन्ने लिख दिए और दे दिया मिस्टर कीसिंग को अपना निबंध। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखेंगे। पहले रैम्बल ऑन का मीनिंग देखिए। टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बड़बड़ाना, लाइक आप यहाँ तो बोलते जा रहे हो या लिखते जा रहे हो जिसका कोई मुद्दा नहीं है, आपको कुछ दिमाग में नहीं है, आप बस लिखे जा रहे हो, दैट इज व्हाट इज रैम्बल ऑन। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, आश्वस्त करने वाले तर्क जो होते हैं ना कि लोग बोलेंगे हाँ हाँ सही है, वो होता है कन्विंस करने वाले तर्क, आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? ओके। उस शाम जब मैंने अपना बाकी का गृह कार्य पूरा कर लिया तो निबंध के बारे में टिप्पणी पर मेरी नजर पड़ी। मैं अपनी कलम की नोक चबाते हुए विषय के बारे में सोचने लगी। कोई भी बिना किसी तर्क की बातें लिख सकता है और पंक्तियों के बीच जगह छोड़ सकता है, लेकिन बात करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए मैं ठोस तर्कों के साथ आना चाहती थी। मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। श्री कीसिंग ने मुझे जो 3 प्रश्न सौंपे थे वे मैंने लिखे और मैं बहुत संतुष्ट थी, मैं बड़ी सैटिस्फाइड थी कि वाह क्या ऐसे लिखा है। अब क्या लिखा है सुनते हैं, आप भी बड़े खुश हो जाएंगे कि वाह क्या लिखा है। So I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. But what
but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो ये बोलती हैं कि मैंने ना उसमें आर्ग्यू किया है कि भाई बातचीत करना बच्चे का हक होता है, एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर स्टूडेंट है, बच्चा है, तो बात तो करेगा ही। साथ ही साथ मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ अपने बोलने की हैबिट को, बट मैं इसे पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो मदर है वो भी मेरे जितनी ही बात करती थी, भले उससे ज़्यादा तो नहीं बट मेरे जितनी बात करती थी। और जो चीज़ें आपको आपके माता पिता से मिलती हैं जेनेटिकली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर अभी मैं अपनी मॉम की तरह दिखती हूँ तो मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊंगी ना, मैं ऐसी दिखूंगी। अब ये मत बोला प्लास्टिक सर्जरी नहीं, मतलब मैं दिखूंगी तो वैसी ही ना कि हाँ मेरी मम्मी जैसी मैं दिखती हूँ, राइट। वैसे ही इनको बात करने की हैबिट अपनी मम्मी से आई है, तो उसको चेंज तो कर नहीं सकती, तो कंट्रोल कर सकती हैं बट हमेशा के लिए हटा नहीं सकती। तो ये बढ़िया से तर्क उन्होंने दिए अपने ऐसे में। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. बोलती है मिस्टर कीसिंग ने मेरा निबंध पढ़ा, खुश हुए, हंसी आने लगी उनको कि क्या लिखा है, बट क्योंकि मैं कुछ लेसन्स तक बातचीत करती रही, मैं चुप नहीं हो पाई, तो मिस्टर कीसिंग को मजबूरन दूसरा ऐसे यानी दूसरी पनिशमेंट देनी पड़ी। इस बार ऐसे था, इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार उनको ऐसे दिया था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। What is incorrigible? जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। भैया ऐसी बातूनी लड़की है जो कभी नहीं सुधर सकती, ऐसा टॉपिक दिया उन्होंने किसको? एन फ्रैंक को। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. बोलती मैंने ऐसे लिखा, मैंने दे दिया, और 2 लेसन्स तक, मतलब जब अगले दिन ऐसे दिया, 2 लेसन्स तक उन्होंने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, उनके पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए, यानी कि चुप थी एन फ्रैंक कम से कम 2 लेसन्स तक। आगे क्या होगा पढ़ेंगे, पहले इन सब का मीनिंग देख लो। ट्रेट का मतलब है अ डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकली वन बिलोंगिंग टू अ पर्सन। किसी भी पर्सन का जो लक्षण होता है ना, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, हाँ भैया ये इसी का ही है कैरेक्टर, लाइक ये चांदनी मैम अलग ही आप बता दोगे कि हाँ ये बात है या फिर आप में क्या बात है, दैट इज व्हाट इज योर ट्रेट। क्लियर? वैसे ही इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हो जाते हैं? क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। आपको जो माता पिता से या तो आप जैसे दिखते हो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या मेंटल आप कैसे सोचते हो, आपकी हैबिट्स क्या है, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी आनुवांशिक लक्षण। इनकॉरिजिबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, कोई गलत आदत जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसका सुधार ना हो सके, उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। क्लियर? ओके। मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे नियंत्रण में रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कभी भी इस आदत से खुद को मुक्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती थी जितनी मैं करती हूँ, और आनुवांशिक लक्षणों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। भाई पेरेंट्स से आया तो आप कैसे चेंज करोगे? मिस्टर कीसिंग को मेरे तर्कों पर अच्छी हंसी आई, लेकिन जब मैं अगले पार्ट के दौरान बात करने लगी तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध सौंपा। इस बार एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर निबंध लिखना था। मैंने इसे सौंप दिया और श्री कीसिंग के पास 2 पूरे पाठों के लिए शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. But तीसरे लेसन में उनको लगा कि अब बहुत हो गया, एन फ्रैंक बात कर रही है और अब वो अपने आप को नहीं रोक पाए और फिर से पनिशमेंट देंगे। और इस बार पनिशमेंट थी, एन फ्रैंक as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो मिस्टर कीसिंग सीधे बोलते हैं कि एन फ्रैंक, क्योंकि तुम बहुत बातें कर रही हो, अब तुम्हें तीसरी बार ऐसे लिखना है, और टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी कि तुम इतनी ज्यादा बातूनी हो और तुम क्या कर रही हो, क्वैक 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 करती रहती हो। ऐसे मजाक उड़ाते हुए उनको टॉपिक दिया। द क्लास रोड, पूरी क्लास जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ chatterboxes। बोलती पूरी क्लास हंसने लगी, मुझे भी हंसी आ गई, मैं भी हंस दी, और पर अब टेंशन की बात थी, क्योंकि मेरी जो क्रिएटिविटी थी ना, अब मैं थक चुकी थी एक ही एक टॉपिक पे लिख लिख कर, तो अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था जो मैं नया लिख पाती। It was time to come up with something else, something original। बोलती इस बार मुझे कुछ हटके लिखना था, कुछ ऐसा जो मतलब बहुत ही ओरिजिनल लगे और ऐसा हो कि मिस्टर कीसिंग को लगे कि बस अब मुझे पनिशमेंट नहीं देनी है। My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy। तो इनकी एक दोस्त है जो कि है सेन, तो सेन जो है वो बहुत अच्छी है कविता लिखने में, तो उन्होंने इनको आइडिया दिया एन फ्रैंक को कि क्यों ना तुम पूरा ऐसे कविता के फॉर्म में, एक वर्स के फॉर्म में लिखो, और ये सुन के एन फ्रैंक खुश हो गई।
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. और एन फ्रैंक इस बार गुस्से में आ गई थी। उनको लग रहा था कि मिस्टर कीसिंग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बट देखना इस बार ये मजाक उन्हीं पे भारी पड़ेगा, मैं उन्हीं का मजाक बना दूंगी। अब देखते हैं वो क्या लिखेंगी, पहले वर्ड्स देख लीजिए। इनजेन्युइटी इज ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मौलिकता और आविष्कार, यानी कि आपका कुछ ओरिजिनल, लाइक आपकी क्रिएटिविटी। वर्स होता है राइटिंग हैविंग अ राइम, कविता एक राइम के फॉर्म में, एक लय में आप जब लिखते हो ना, उसे कहते हैं वर्स फॉर्म। क्लियर? ओके। हालांकि तीसरे पार्ट के दौरान उनके लिए बहुत हो चुका था, एन फ्रैंक कक्षा में बात करने की सजा के रूप में एक निबंध लिखिए जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पूरी क्लास हंसने लगी, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि मैं चैटरबॉक्स के विषय पर अपनी रचनात्मकता को लगभग समाप्त कर चुकी थी। यह समय कुछ नया लाने का था। मेरी दोस्त सेन जो कविता में अच्छी है, मुझे कविता में शुरू से अंत तक निबंध लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर कीसिंग इस हास्यास्पद विषय के साथ मुझ पर एक मजाक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह मजाक उन पर हो। अब देखिए वो क्या लिखती हैं। I finished my poem. Finally उन्होंने अपनी कविता लिख ली and it was beautiful. And Anne Frank बड़ी खुश थी कि वाह मैंने क्या कविता लिखी है। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. और उनका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन था कि एक जो है मादा बतख है और एक स्वान है, पिता स्वान है। दोनों के क्या हैं? 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बतख हैं। और इनके जो पापा हैं उन्होंने अपने बच्चों को काट कर मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। भाई बच्चे हैं, क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यानी कि एन फ्रैंक बच्ची हैं, बात नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? ऐसा उन्होंने मिस्टर कीसिंग के ऊपर थोड़ा सटायर, व्यंग करते हुए लिखा। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments. Mr. Keesing ने फाइनली अच्छा है कि इसको ना सही तरीके से लिया, अदरवाइज अगर कोई और ऐसे टीचर के लिए लिख देता तो शायद स्कूल से निकाल देते। बट मिस्टर कीसिंग ने बहुत पॉजिटिवली लिया, उनको अच्छा लगा कि उसने ऐसा क्रिएटिवली कुछ लिखा है और पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया, खुद के भी कॉमेंट्स ऐड किए एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस को भी ये पोम पढ़ के सुनाई। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और वो दिन है और जो भी लास्ट दिन था क्लास में, तब तक उनको बात करना अलाउ कर दिया गया। एन फ्रैंक को कुछ भी नहीं कहा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ना तो उनको होमवर्क मिलता है, ना ही उन्हें बात करने पर टोका जाता है। साथ ही साथ मिस्टर कीसिंग आजकल बड़ा हंसी मजाक करते हैं, बहुत चेंज हो गए वो, और इस तरीके से उनकी डायरी एंट्री खत्म होती है। लास्ट में वो लिखती हैं योर्स एन, आप सबकी एन फ्रैंक, एंड दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइड अडेप्टेशन। ये पूरी डायरी में से लिया हुआ है बट थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं, ऐसा पहले ही मेंशन कर दिया, और इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है। क्लियर? अब इसी को हिंदी में देखते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। सो मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह सुंदर थी। यह एक बतख की माँ और 3 बतखों के साथ एक पिता हंस के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट कर मार दिया था क्योंकि वे बहुत अधिक क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक क्या होता है? बतख की शब्दली। भाई वो बोलेंगे क्वैक क्वैक और क्या करेंगे, राइट? बोलते थे। सौभाग्य से श्री कीसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़ा, अपनी टिप्पणियों को जोड़ते हुए, और कई अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई है और मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं सौंपा गया है। इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते हैं। आपकी अपनी एन, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल से निकाला गया थोड़े से अनुकूलन के साथ। तो डायरी ऑफ द यंग गर्ल से लिया है, इसलिए टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको मजा आया पढ़ने में। बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, बट ठीक है, नेल्सन मंडेला में भी बहुत सारी चीजें थी, ध्यान में है ना? वैसे ही फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक भी ध्यान में रहेगा, बस सारी नोट डाउन कर लेना चीजें, और इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब फटाफट से डिस्कस करते हैं अबाउट द वेबसाइट। तो जैसे आपने ये वीडियो देखा, वैसे ही अगर आप बाकी के कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो या बाकी के वीडियोस को देखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? वेबसाइट विजिट करेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज्ड होती हैं। देखिए आपको करना क्या है, गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, और आपके सामने देखिए सब कुछ कितना ऑर्डर में अरेंज्ड है। आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, हिंदी मीडियम पढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, UPSC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बस जाके क्लिक कर दो। सपोज आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, क्लिक कीजिए। क्या करेंगे? क्लिक करने पे आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस। जैसे ही क्लासेस मिलेंगी आप क्लिक कीजिए, आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सपोज आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको जो पढ़ना है आप क्लिक कर दीजिए। सपोज आपको पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट,
क्लिक कीजिए, आपके सामने सारे यूनिट्स आएंगे। अब उस यूनिट पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको देखना है यूनिट 1, क्लिक कर दो, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। बस एक काम करना है, वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो, सिलेक्ट करो और आपको वीडियो मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे जो मैग्नेट ब्रेन्स पे अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डन? ओके। सो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आई होप आपको हर एक शब्द, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है, आप बहुत अच्छे से स्टोरी को समझ चुके हो। बट अब बारी आती है इसकी समरी को डिस्कस करने की, जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। क्लियर? सो अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।